मामला थोड़ा शिद्दत की तरफ ज़्यादा चला गया है। अगर वहाँ से 108 मुकामात पर हमले किए जाते हैं, तो ईरान की तरफ से भी 108, 110 कतर का जहाज़ जो है वो उसको निशाना बनाया गया है। सऊदी अरब के जहाज़ को निशाना बनाया गया है। मिडल ईस्ट में कुवैत को बार-बार बेसिस पर हमला किया जा रहा है और बहरीन पर और इसी तरीके से जॉर्डन पर धमकी दे दी ईरान ने, पासदारान ने। फिर इस पूरे खित्ते में यानी खलीज में कोई भी हम डिसैलिनेशन प्लांट या पावर प्लांट नहीं छोड़ेंगे। और इजराइल ने कितने पंजे गाड़े हुए हैं अमेरिका में, कितने पंजे गाड़े हुए हैं कांग्रेस में और कितने पंजे गाड़े हुए हैं पेंटागन में और स्टेट डिपार्टमेंट। खबरें काफ़ी मुसद्दिका हैं कि 9 दिन की जंग के बावजूद अमेरिका और ईरान में सफारती पैगामात का तबादला भी हुआ है। इस सिचुएशन पर हम बात कर लेते हैं। डॉक्टर जबील अहमद साहब, साबिक सफ़ी, सीनियर डिप्लोमेट हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, 9 दिन से जारी हमलों के बावजूद सफारती पैगामात का तबादला हुआ है। ईरानी वज़ीर दाखिला सिकंदर मोमनी के दौरे पाकिस्तान को भी इस हवाले से काफ़ी इंपॉर्टेंस दी जा रही है। ईरानी हुकाम ने भी तस्दीक की है कि मुज़ाकरातकारों ने ईरान और अमेरिका के दरमियान कशीदगी कम करने के लिए 10 रोज़ा जंग बंदी की तजवीज़ पेश की है। आपको लगता है कि जल्द कोई ब्रेक थ्रू होगा या आप कशीदगी बढ़ती हुई देख रहे हैं? देखिए, ब्रेक थ्रू के अलावा कोई और रास्ता नहीं है और उसके जो मुहर्रिकात हैं वो मैं बता देता हूँ। मुहर्रिकात ये है कि दुनिया ने मज़मरात देख लिए। जब 107 दिन तक ये चपखलिश जारी रही, एक दूसरों पर बमों और बारूदों के बरसाते रहे, बारिशें करते रहे ईरान अमेरिका के बेसिस पर और अमेरिका ईरान के तमाम मुकामात पर 120 मुकामात को मसमार कर दिया, डैमेज कर दिया। और उसके बाद फिर सीज़ फायर हुई। सीज़ फायर के बाद ये 3 जहाज़ों को निशाना जब बनाया ईरान ने, तो दोबारा ये सिलसिला आगाज़ हो गया, दोबारा शुरू हो गया कि ईरान ने खिलाफ वर्जी की है। इस चीज़ को अगर 1 मिनट लम्हे के लिए यहाँ छोड़ते हुए आपके जवाब की तरफ डायरेक्ट आ जाया जाए, तो उसका यही जवाब है कि दोनों साइडें इसका मुतहम्मिल नहीं हो सकती हैं। ईरान भी मुतहम्मिल नहीं हो सकता है। ईरान क्या करे? उसकी इन्फ्लेशन जो है वो जंग से पहले और अब में तकरीबन दुगनी हो गई है इन्फ्लेशन, महँगाई दुगनी हो गई है, पहले ही महँगाई बहुत ज़्यादा थी। तो लोग कब तक, कहाँ तक, कितना बर्दाश्त करेंगे इस दुनिया में, जबकि दुनिया एक-दूसरे के साथ नत्थी हुई हुई है, माशी एतबार से, हर चीज़ की कमोडिटी के एतबार से, सप्लाई लाइन के एतबार से, ज़रूरियात के एतबार से। तो फिर ईरानी अवाम किधर जाएँगे? और अमरीकी अवाम जो प्राइस वहाँ बढ़ती जा रही है, उनके कारों में वहां तो एक क्लीनर जो है वो भी गाड़ी पे जाता है सफाई करने के लिए। तो वहां तो हर चीज का दारोमदार पेट्रोल पर है। यहाँ तो चले फिर भी कुछ लोग साइकिल इस्तेमाल कर लेते हैं, लेकिन फ्यूल के वजह से बाकी तमाम कमोडिटीज में। तो लिहाजा 2 चीजें, एक तो अमेरिका पॉलिटिकल कैपिटल उसका सारा इस पर है, मिड टर्म इलेक्शन का दारोमदार इस जो कॉन्फ्लिक्ट है या जंग है इस पर है। और दूसरी चीज ये है कि ईरान की भी एक हद है बर्दाश्त की। यकीनन ईरान की और ईरानी कौम में इस्तकामत है, इतनी मुस्तकिल मिजाजी है कि वो बर्दाश्त कर सकते हैं इस मामले को। लेकिन उसकी भी एक लिमिट है और वो लिमिट बताई जाती है कि ज्यादा भी अगर खींच लिया तो 2 से 3 महीने के लिए खींच लेंगे, फिर तकलीफ अजियत में आएंगे लोग, फिर बिल बिला के बाहर निकलेंगे। तो लिहाजा दोनों साइड। और फिर दूसरी बात यह है कि ये खित्ता क्या मुतहम्मिल हो सकता है, खलीजी ममालिक भी नहीं मुतहम्मिल हो सकते। इसीलिए जो मीडिएटर्स हैं, जिसमें कतर नुकसान के बावजूद कि कतर पर दागे गए हैं मिसाइल, कतर का जहाज जो है वो उसको निशाना बनाया गया है, सऊदी अरब के जहाज को निशाना बनाया गया है। मिडल ईस्ट में कुवैत को बार-बार बेसिस पर हमला किया जा रहा है और बहरीन पर और इसी तरीके से जॉर्डन पर। तो ये तमाम चीज़ों को देख लें, उसके बावजूद ये तमाम यही चाहते हैं कि किसी न किसी तरीके से ये मामला थम जाए, ठहर जाए, डायलॉग दोबारा शुरू हो जाए। इसलिए इस बात में ज़्यादा मंतिक है, इस बात में ज़्यादा लॉजिक है कि ये जल्द, अगर हफ्तों में तो खैर बहुत दूर हो जाएगी, दिनों में दोबारा बैठना पड़ेगा इनको और दोबारा कोई ना कोई रास्ता तलाश करना होगा। इनके पास रास्ता है, वो फ्रेमवर्क है 14 पॉइंट्स का और उस फ्रेमवर्क के मुताबिक ये उसी फ्रेमवर्क को लेके आगे बढ़ेंगे। अच्छा खूबसूरत डॉक्यूमेंट है, उसमें पाकिस्तान की मेहनत शामिल है, उसकी कैलिब्रेशन में और उसके नोक प्लग को ठीक करवाने में दोनों पार्टी से। तो उस लिहाज से उसी पर दोबारा ये बैठेंगे और जब तभी दुनिया सुख का सांस ले सकती है। देखिए अभी यूरोपियन कंट्रीज जो है वो भी अपना हरमस के बारे में कहते हैं कि ये किसी तरीके से खुलना चाहिए। कैनेडियन वजीर खारजा आज यहाँ मौजूद है अनीता आनंद,
वो भी कह रही हैं कि जी हम इंटरनेशनल काविशों कोशिशों में शामिल होंगे ताकि हरमुज खुला रहे। तो हर दुनिया का हर कंट्री चाहता है कि हरमुज खुला रहे। जी डॉक्टर साहब, कोई शक नहीं कि आपकी अप्रोच काफ़ी ऑप्टिमिस्टिक है। अल्टीमेटली किसी न किसी मुआहदे या टेबल के ऊपर तो आना है, लेकिन कुछ ऑन ग्राउंड रियलिटीज़ भी है ना। ईरान मुसलसल अमेरिका पर की खिलाफ वर्जी का इल्ज़ाम लगा रहा है। इवन अभी मुशतबा खामनाई साहब ने भी सख्त बयान दिया है, उन्होंने कहा ट्रंप के दस्तखत की कोई वक़्त भी नहीं है। ऐसे में ईरान अब किसी भी मुआहदे के लिए अमेरिका पर कैसे एतमाद करेगा? हमने भी दे दिया है और ये इब्राहिम बकाई साहब का इसमें बयान है आज सुबह का, जिसमें कि तमाम चीज़ों के बावजूद वो कहते हैं कि यस डिप्लोमेसी का दरवाज़ा तो खुला हुआ है। तो वो लेकिन हाँ, मामला थोड़ा शिद्दत की तरफ ज़्यादा चला गया है। लेकिन अगर उस शिद्दत को भी आप देखें, उसको नापे-तौलें अगर आप, तो आपको महसूस होगा कि अगर वहाँ से 108 मुकामात पर हमले किए जाते हैं, तो ईरान की तरफ से भी 108, 110 मतलब मैचिंग एंड मिररिंग टाइप ऑफ अटैक्स हैं। किसी जगह भी मैचिंग, और उन्होंने ईरान का यानी अमेरिका ने ईरान का एक पानी का प्लांट को उसको नुकसान पहुंचाया और पावर हाउस को ईरान ने कुवैत में वही का सिलसिला कर दिया और धमकी दे दी ईरान ने, पासदारान ने, कि अगर हमारे आपने इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचाया, चाहे वो तेल के तनसीबात हो या पानी के तनसीबात हो, तो हम फिर इस पूरे खित्ते में यानी खलीज में कोई भी हम डिसैलिनेशन प्लांट या पावर प्लांट नहीं छोड़ेंगे। और ये कैपेबिलिटी तो उनके पास है। पिछली मरतबा भी यही हुआ कि अगर उन्होंने इसके ईरान के चंद मुकामात पर डिसैलिनेशन प्लांट पर हमला किया, तो पिछली मरतबा एमओयू से पहले भी यही बात हुई थी। तो ये एक्शन रीप्ले है, लेकिन इस दफा बड़े मेजर्ड वे में है। जैसा कि मैंने कहा कि मिरर किया जा रहा है, जितना आया उतना वापस लौटा दिया उनको हमला। इससे ज्यादा अभी नहीं हो रहा है, लेकिन क्योंकि अमेरिका बढ़ाता जा रहा है, तो ईरान के पास कोई चॉइस नहीं है। ईरान की कौम जितने वो जज्बात में इस वक्त है, खास तौर पर उनके रहबर आला के तदफीन के बाद, और वहां 2 करोड़ अवाम की वहां समुंदर जब उमड़ आया, तो वो जज्बात अभी तक कायम है। और यकीनन सुप्रीम लीडर का जो परसों बयान आया है, उसने मजीद जज्बात को और आगे बढ़ावा दिया है। तो ये बात दुरुस्त है, लेकिन उसके बावजूद जो ईरान की तरफ से भी इंदिया मिल रहा है, और मार्को रूबियो ने भी आज बता दिया है, वो डिप्लोमेसी का रास्ता ही आखिरी रास्ता वो समझते हैं कि वही इसका हल है दोनों साइडें। डॉक्टर साहब, पिछले 10-15 दिन से मुझे भी ऑन ग्राउंड रिपोर्टिंग का इत्तेफाक हुआ। मैं फ्यूनरल की तकरीब में ईरान में था, तो वहाँ हमने उधर को जब देखता हूँ और फिर सदर ट्रंप साहब की जो स्टेटमेंट्स हैं, हमलों के अहकामात हैं, उनको देखता हूँ, तो ऐसा लग रहा है कि ट्रंप साहब की ईरानी अवाम से मुतल्लिक तमाम कैलकुलेशन जो हैं वो बिल्कुल गलत हैं। और जिस तरीके से वो हमलों के अहकामात देते हैं, कहीं ना कहीं वो सफारती रास्ते की नाकामी पर मायूसी का शिकार भी नज़र आते हैं। अब ये जो 3 फौजी हलाक हुए, फिर सर ट्रंप के सख्त बयानात हैं, तो कोई मीडिएटर एक रिक्वायर्ड है दोबारा से। तो पाकिस्तान अपना किरदार बैकएंड पे अदा कर रहा है कि अभी थोड़ा वेट एंड वॉच की पॉलिसी पे है? नहीं, पाकिस्तान देखें, पहले भी बैक चैनल डिप्लोमेसी उसने पाकिस्तान ने एक तवील उसके लिए मुद्दत के लिए की। उसके बाद वो 14 नुकात हुए, और इसी तरीके से अभी बैक चैनल डिप्लोमेसी तो जारी है। आपने देखा कि हमारे फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर अभी उर्दुगान साहब से मिले हैं 3-4 रोज कबल, और शुनीद ये है कि दोनों रहनुमाओं ने, अस्करी रहनुमा और वहाँ के सरबराह उर्दुगान साहब ने मिलकर बात की है डोनाल्ड ट्रंप से इसी मामले में। ये R4 कंट्रीज जो है, जिसमें इजिप्ट है, सऊदी अरेबिया है, पाकिस्तान है, तुर्की है, उन चारों को बिल्कुल बाकायदे चोली दामन का साथ लेके चल रहे हैं वो इस डिप्लोमेटिक एफर्ट्स में। और चाइना बिल्कुल हर लिहाज से सपोर्ट कर रहा है इस तमाम डिप्लोमेटिक एफर्ट्स को। खलीजी ममालिक तमाम सपोर्ट कर रहे हैं इन R4 कंट्रीज को। तो इन तमाम चीज़ों को अगर देखें, और फिर ईरान ने तो कह दिया ना खलीजी ममालिक को कि भाई आप, अगर आपके तरफ से हमारे पास आ रहा है, हमला हो रहा है, तो जाहिर हम उन्हीं बेसिस को निशाना बनाएंगे। तो आप उनको मना करें और प्रेशर डालने की ये ना करें। तो खलीजी ममालिक भी प्रेशर डाल रहे हैं, लेकिन किस हद तक वो इस काबिल है कि उनके प्रेशर को डोनाल्ड ट्रंप बर्दाश्त कर ले, बिल्कुल इग्नोर नहीं कर सकते।
लेकिन 100% उनके प्रेशर को बर्दाश्त भी नहीं करें। मगर सर प्रेशर से मुराद 3 अहम ममालिक है ना, चीन है, रूस है, सऊदी अरब है। जिस तरीके से जहाज़रानी मुतासर हो रही है अपना हरमुज़ में, तेल की कीमतों में इजाफा हो रहा है, कशीदी इस वक्त खात्मे का नाम नहीं ले रही, तो ये स्पेशली 3 ममालिक चीन, रूस और सऊदी अरब, इनके किरदार को आप कैसा देख रहे हैं? नहीं, चीन तो जितनी सपोर्ट कर रहा है ईरान को पसे पर्दा, और जितनी उनकी इन्वेंट्री के हिसाब से जितनी इन्वेंट्री उनकी अप टू डेट हो रही है वो चीन की वजह से हो रही है, और रशियन जो इक्विपमेंट है वो भी अप टू डेट हो रहा है। वरना ये चुन चुन के निशाने कैसे लगते? सेटेलाइट से भी पूरी मदद मिल रही है ईरान को, यही तमाम तजिया निगार कह रहे हैं बाहर के भी। तो ईरान को तो मदद वो मिल रही, लेकिन अगर ये कहा जाए कि चीन सामने खुल के आ जाए या रशिया सामने खुल के आ जाए, ऐसा मुमकिन नहीं है। ऐसा पहले भी नहीं हुआ है, क्योंकि अगर ऐसा हुआ आमने सामने 2 बड़ी कुव्वतें आ जाएंगी तो फिर वो दैट कैन लीड टू द थर्ड वर्ल्ड वॉर। और मजीद जरा थोड़ा फोर्स ही करें डॉक्टर साहब, मजीद थोड़ा फोर्स ही करें। अक्टूबर में इसराइल में जनरल इलेक्शन है, अमेरिका में नवंबर में मिड टर्म इंतखाबात हैं। क्या अगले 2-3 माह में मशरिक़ वस्ता के तनाज़े का हल आपको बाकायदा निकलता हुआ नजर आता है, यानी किसी पायदार अमन की शक्ल में, या आपको एक थोड़ा सा दौरानिया ज़रूर हो सकता है सीज़ फायर का, लेकिन आप फिर कहेंगे नहीं चीज़ें वैसी की वैसी ही रहेंगी? देखिए, इस पैराडाइम को समझने के लिए देखना ज़रूरी है कि इजराइल का ओवरऑल अज़ाइम क्या है, और इजराइल ने कितने पंजे गाड़े हुए हैं अमेरिका में, कितने पंजे गाड़े हुए हैं कांग्रेस में, और कितने पंजे गाड़े हुए हैं पेंटागन में और स्टेट डिपार्टमेंट में। ये तो बात दुरुस्त है, और उस पर किताबें मौजूद हैं। जॉन वीर शाइमर की बड़ी मशहूर किताब है इजरायली लॉबी, उसमें सारा उन्होंने बयान कर दिया है, सारा चीज़ें बिल्कुल वाज़ेह करके रख दी हैं कि किस तरीके से ये इन्फ्लुएंस है इजरायली लॉबी का तमाम इदारों पर। और यही देखा आपने कि जब नेतन्याहू पिछले बरस गए तो डेमोक्रेट्स ने भी और रिपब्लिकन ने भी, दोनों ने स्टैंडिंग ओवेशन बार बार, कोई इससे पहले कभी किसी सरबराह को बार बार स्टैंडिंग ओवेशन दोनों पार्टीज की तरफ से नहीं मिलती, इसीलिए कि तमाम कांग्रेसमैन वुमेन और सेनेटर्स को बाकायदा इन्फ्लुएंस में रखा जाता है। उसका पूरा एक फ्रेमवर्क है, मुझे पता है, मुझे उसका इल्म है। अगर आपके पास टाइम होगा तो मैं बता दूंगा कि किस फ्रेमवर्क के तहत ये 1897 से ये काम चल रहा है। उसके बाद वतन बना, वतन के बाद इन्फ्लुएंस बरकरार किया गया, और अमेरिका अगर ना हो और साथ ना दे इजराइल का, लेकिन इजराइल ने इतने ज्यादा पंजे गाड़े में, क्योंकि फैसला साजी में, इसीलिए अमेरिकन कहते हैं कि व्हाट इज इट अमेरिका फर्स्ट और इजराइल फर्स्ट? टैक्सपेयर्स मनी इज बीइंग स्पेंट ऑन इजराइल रादर देन ऑन यूनाइटेड स्टेट्स। तो ये तो बहुत बड़ा प्रेशर, अगले आपने इलेक्शन का जिक्र किया नवंबर में, ये काफी पॉलिटिकल कैपिटल है इसमें डोनाल्ड ट्रंप का जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है, ठीक है, वो कॉन्स्टिट्यूएंसी रेडनेक अमेरिकन अपनी जगह पर, लेकिन उसके बावजूद भी बड़ा फर्क पड़ेगा इस जंग से। और इस जंग में जो खासतौर पर जेन जी है, यूथ है, वो जिस तरह खिलाफ होते जा रहे हैं, जो सर्वे सामने आ रहे हैं, न्यूयॉर्क के कुछ सर्वे सामने आए हैं, उसमें बड़ी तनज़्ज़ुली हुई है इसमें रेटिंग में, और उसके मेरे पास कुछ फिगर्स हैं जहन में मेरे। और कहाँ 63% से इजराइल की जो सपोर्ट होती थी 2023 में, 2026 में वो रह के 23% रह गई है। इसी तरह और बाकी पोल्स जो आ रहे हैं, तो इसकी फिक्र उनको है। जहां तक नेतन्याहू का ताल्लुक है, नेतन्याहू अगर जंग लड़ेगा तो इलेक्शन जीतेगा, क्योंकि आपने देखा कि आज भी गजा की तरफ मार्च कर रहे थे पार्लियामेंटेरियन कि कब्जा करो गजा पर आबादी को मजीद बढ़ाओ। तो वो तो वहां तो अब भी कुछ 60-70% लोग जंग के, यानी आपको कहीं ना कहीं लग रहा है कि टाइम में रियलिटी चेक, चाहे नवंबर का इंतखाब हो अमेरिका में या अक्टूबर का इंतखाब हो इसराइल में, इन दोनों लीडर्स को, नेतन्याहू हो या ट्रंप हो, ये रियलिटी चेक जरूर मिलेगा। बहुत शुक्रिया डॉक्टर जमील अहमद साहब, साबिक सफीर, सीनियर डिप्लोमेट, हमसे बात कर रहे थे।